नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो सीरीज में एनसीईआरटी क्लास 8 के एक-एक चैप्टर को डिटेल वाइज समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्लास 8 का ये किताब आधुनिक भारत से संबंधित है और ये हम लोगों का दूसरा अध्याय है व्यापार से साम्राज्य तक। यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य फैला लेती है, यहाँ पे वो शासन करने लग जाती है। आप लोगों को पता है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे ये भी लिखे हैं हम थंबनेल में कि यही करेगा आपका सिलेक्शन को स्ट्रांग। आपको एनसीईआरटी का महत्व जानना होगा। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हैं एग्जाम या सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में एनसीईआरटी आपको सहायता पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक सरकारी किताब है और सरकार के आप क्या बनने वाले हैं, कर्मचारी या उसके अधीन काम करने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहेगी कि जो सरकारी किताब है उसमें जो लिखा हुआ तथ्य है उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं। तो हम लोग पहला चैप्टर देख चुके हैं, ये आप लोगों का दूसरा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। आप इस वीडियो को ऐप में देख रहे हैं तो बीच में आप लोगों को वीडियो दिख रहा होगा, बीच वाले सेक्शन में 3 कैटेगरी में आपको जो दाईं ओर है वहां पे आपको पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें ये पीपीटी जो यूज कर रहे हैं वो मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद एक बार पीपीटी से आप रिवाइज कर लीजिए। फिर जो बाईं ओर है उसमें टेस्ट मिलेगा, आप सारे क्वेश्चन को बना लीजिए। बिना टेस्ट बनाए जो है आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझे कि नहीं समझे ये आप नहीं जान पाइएगा। तो टेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। बिना टेस्ट बनाए जो है कोई फायदा नहीं है वीडियो का। आप देखिएगा फिर क्या हो जाइएगा भूल जाइएगा। तो क्वेश्चन बनाइएगा तो पता चलेगा कि कहाँ पे हम नहीं समझ रहे हैं या कहाँ पे और थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं चैप्टर 2 में कैसे बताया गया है कि एक व्यापारिक कंपनी यहाँ अपना साम्राज्य फैला लेती है। तो सबसे पहले यहाँ पे भूमिका में बताया गया है कि मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना होता है। कई सौ सालों तक ये लोग शासन करते हैं, लेकिन अंतिम जो सबसे शक्तिशाली और क्रूर शासकों में एक था औरंगजेब, उसका मृत्यु होने के बाद 1707 में मृत्यु होने के बाद उसके बाद कोई ऐसा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य में देखने को हमको मिला ही नहीं, शक्तिशाली राजा। और इसीलिए यहाँ पे एक व्यापारिक कंपनी जो आई थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, हावी होने लगी। तो यहाँ पे बताया जाता है मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। इसमें बताया गया औरंगजेब के बाद कोई भी शक्तिशाली बादशाह जो है वो नहीं बना। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसके बाद मुगल सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें जैसे बंगाल, अवध कायम कर ली, जिससे दिल्ली का प्रभाव कम हो गया। वैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि अगर केंद्रीय सत्ता कहीं कमजोर हो जाता है तो क्षेत्रीय शक्ति जो है वो उभरने लग जाती है। तो उसी तरह से उस समय भी हुआ कि दिल्ली का जो बादशाह था, मुगल बादशाह जो थे वो कमजोर होने लगे। उनका प्रभाव जो है अपने आसपास ही धीरे धीरे कम होने लगा। तो दूर बंगाल का इलाका, अवध का इलाका या दक्षिण भारत का इलाका में उतना प्रभाव वो दिखाई नहीं पा रहे थे, उतना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो दूर के इलाके थे या जो थोड़े शक्तिशाली जमींदार हो गए या सूबेदार हो गए, वे अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर हम खुद को स्वतंत्र भी कर लेंगे तो मुगल बादशाह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस तरह से बंगाल, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, कई सारे ऐसे छोटे क्षेत्रीय जो राज्य है या साम्राज्य है आप कह सकते हैं, क्षेत्रीय शक्ति आप कह सकते हैं, उनका उदय होता है। चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो मराठा का हो। एक समय आपको पता होगा कि मराठा जो है देश का सबसे सर्वोच्च शक्तिशाली सत्ता जो है उनके पास थी। यानी मुगलों के बाद या मुगलों के पतन के बाद जो सबसे शक्तिशाली सत्ता में से एक था वो मराठा था। यहाँ तक कि लाल किला तक वो लोग क्या हुए थे, कब्जा कर चुके थे। लेकिन फिर अंग्रेज उसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हराते हैं और उसके बाद उनका भी सत्ता जो है वो अंग्रेजों के समक्ष चला जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है 1857 का एक घटना जो मुगल बादशाह से ही संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि 1707 के बाद ठीक है कोई भी मुगल बादशाह जो है वो शक्तिशाली नहीं हुए, लेकिन अभी भी चूंकि ये सैकड़ों सालों से शासन करते आ रहे थे तो मुगल बादशाह का जो पद था वो प्रतीक रूप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो 1857 के समय मुगल बादशाह जो थे वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर बहुत उस समय बूढ़े थे और विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी सैनिक जो है विद्रोही नेता के रूप में बहादुर शाह जफर को ही चुनना चाह रहे थे। इसका रीजन ये था कि प्रतीक के रूप में ही, लेकिन मुगल बादशाह का एक प्रभाव तो था। अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि आप आंदोलन करने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट भी है, तो स्टूडेंट आप जाइएगा आंदोलन करने तो आपको कोई पहचानता नहीं, आप किसी को बुलाइएगा तो हो सकता है आंदोलन में कोई जाएगा भी नहीं जाएगा। लेकिन वही छात्र नेता अगर बुलाते हैं तो वो लोग जो है या कोई बहुत फेमस टीचर बुलाते हैं तो उनके बुलाने पे कई सारे लोग क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर एक बड़ा चेहरा
क्या कर रहा है, किसी बात का समर्थन कर रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगा या हम उसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो उसी तरह से वो मुगल बादशाह था। अगर उस समय के लोगों को ये पता चलता कि मुगल बादशाह अंग्रेजों का विरोध कर रहा है, अंग्रेजों को भगाने के लिए वो जो है विद्रोही सैनिक का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जितने भी उनके समर्थक थे या जो भी देश के आम जनता थी वो भी उनके समर्थन में यानी सैनिकों के समर्थन में आती और अंग्रेजों को भगाने में सैनिकों को मदद करती। और अगर कोई नेता नहीं आता तो सैनिकों को वही है, सैनिक विद्रोह करके दबा दिया जाता है, जैसे कि कई लोग 1857 को केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं। सब इतिहासकारों का अलग अलग अपना मत है। तो इसीलिए ये लोग जो है नेता चुनने के लिए जो है इनको नेता चुनते हैं। आप लोगों को पता होगा 10 मई जो है 1857 को मेरठ के सैनिक जो है विद्रोह करते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद इनको राजी करते हैं कि आप जो है हमारे जो विद्रोह का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। ठीक है, आप बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी आप एक नाम मात्र का नेता बन जाइए, बाकी हम लोग सारा चीज क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो आप लोगों को पता है 1857 का विद्रोह जो है वो दबा दिया जाता है कैप्टन हडसन द्वारा। इसका यानी बहादुर शाह जफर का गिरफ्तारी कर लिया जाता है, इनके बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और लास्ट में इसको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके सामने ही उनके बेटों को मार दिया जाता है। तो ये 1857 की क्रांति, इससे संबंधित चैप्टर नहीं है, ये बस इतना बताया जा रहा है कि मुगल बादशाह 1707 के बाद कमजोर होने लग गए। 1857 आते आते इतना कमजोर हो गया कि ये कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि विद्रोही सेना जो है इनको नेतृत्व प्रदान करना चाह रहे थे, लेकिन ये नेतृत्व करना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ये किताब में भी पढ़ने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि मेरठ के जो सैनिक थे वो ये कह रहे थे कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, नहीं तो आपको ऐसे भी सत्ता से बेदखल हम लोग कर देंगे। और जो है बहादुर शाह जफर को ये भी लग रहा होगा कि अगर हम विद्रोही सैनिक का सपोर्ट करते हैं तो अंग्रेज हमें सत्ता से बेदखल कर देगी या हमें मार देगी, और होता भी वही है। तो यहाँ पे जो है विद्रोही सैनिक का साथ देना बहादुर शाह जफर को ज्यादा बेहतर लगा होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि अगर किसी तरह से यहाँ से अंग्रेज चले जाते हैं तो वापस हमको जो है अपना सत्ता जो है वो मिल जाएगा। तो इसीलिए वो विद्रोही सेना का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे दिया गया है कि कैसे मुगल बादशाह कमजोर हुए और अंग्रेजी सत्ता जो है यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रही थी, कायम हो रही थी। अब चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कैसे ये व्यापार करने के लिए आती है और धीरे धीरे यहाँ पे अपना साम्राज्य को फैलाती है। फर्स्ट 2 स्लाइड में बस आप इतना याद रखिएगा कि मुगल बादशाह कमजोर हो चुके थे और क्षेत्रीय जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, उदय हो रहे थे। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बता दिया गया क्षेत्रीय शक्ति में एक बंगाल और अवध जो है उसके बारे में दिया गया है, जो कि काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम ध्यान में रखिएगा। अभी इसका चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगला स्लाइड में यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 31 दिसंबर 1600 को। तो यहाँ पे दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर या इजाजतनामा हासिल करती है और इस तरह से ये लोग जो है पूर्व में, मतलब जहाँ पे ब्रिटेन है उसके पूर्व में जो देश है उसमें व्यापार करने की इसको अनुमति यानी कंपनी को अनुमति मिल जाती है। इसके तहत कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाता है। इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इसे होल्ड नहीं कर सकती थी। देखिए, एकाधिकार कंपनी को मिलना या मोनोपोली मिलना ये बहुत बड़ा बात था। यहाँ पे सीधे समझ लीजिए कि जैसे अभी से आप तुलना कीजिएगा ना, तो जियो एक कंपनी है। अब जियो कंपनी को ऐसा मान लीजिए कि बाकी सारे कंपनी जो है वो बंद कर दिए जाए और केवल जियो रहे, तो फिर जियो का मनमानी यहाँ पे चलने लगेगा। अभी देख भी रहे हैं, कई सारी पहले कंपनियां थी, जियो आने के बाद वो सब सारी बंद हो गई। अब जियो जो है वो रिचार्ज जो है उसका दाम क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आपके इलाके पता नहीं नेटवर्क कैसा रहता है, हमारे इलाके में तो नेटवर्क भी जियो का बहुत ज्यादा खराब रहता है। तो एक तरह का मोनोपोली है ना कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इसमें रहो या तो उसमें जाओ। अभी तो हमारे पास 2 ऑप्शन भी है, हम कह सकते हैं। लेकिन उस समय व्यापार करने का जो एकाधिकार दिया गया वो केवल और केवल किसको दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि आप जो है पूर्व के से व्यापार कीजिए, कोई भी आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। ये इंग्लैंड का बात है। यहाँ पे आगे दिया गया है वाणिज्य के बारे में कि वाणिज्य क्या होता है या उद्यम का क्या अर्थ होता है। तो बताया गया है ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को हम लोग उद्यम या वाणिज्य के तौर पे जानते हैं। मतलब आप कहीं से सस्ती चीजें ले रहे हैं और उसको महंगे दामों में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और इसी बीच में आपको मुनाफा हो रहा है। यही उद्यम है, यही वाणिज्य है। तो यही करने के लिए ये लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई थी। इंग्लैंड से ये लोग यहाँ आए थे, इतना जो है सैकड़ों किलोमीटर जो है दूरी तय करके, बस इसलिए कि यहाँ से सस्ती सामानें ले जाएं और यूरोप में उसको महंगे दामों में बेचें और मुनाफा कमाएं। तो वही चीज के बारे में दिया गया है
यहाँ पे पुर्तगाली आगमन और अन्य यूरोपीय शक्ति। तो केवल यहाँ इंग्लैंड से नहीं आए, यूरोप के अन्य देश से जो दूसरे व्यापारी थे वो भी आए और दूसरे देशों के साथ इनका आगे प्रतिस्पर्धा हुआ। ठीक है, एक देश के दूसरे कंपनी, जैसे इंग्लैंड का जो दूसरा कंपनी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, वो उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता था, लेकिन यूरोप के जो दूसरे देश थे वो तो उनके कंपटीशन में आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कैसे पुर्तगाल को, डच को, फ्रांसीसी को ये लोग जो है अपने कंपटीशन से बाहर कर देते हैं या कमजोर इतना कर देते हैं कि इनके कंपटीशन में ये रहते ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि पुर्तगाल के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि पुर्तगाल जो है भारत में आने वाले ये पहले यूरोपीय थे और पहले यूरोपीय में भी पहला नाम किसका आता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है वो समुद्री मार्ग खोजते हुए गोवा यहाँ पे पहुंचता है और उस समय गोवा का राजा जो था या हम कह सकते हैं शासक जो था वो जमोरीन था। तो यहाँ पे दिया गया है ब्रिटिश जहाजों की अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करने से पहले ही पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट गोवा पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तो अंग्रेज तो आए 1600 में और ये लोग आए थे 1498 में। तो वही चीज बताया जा रहा है कि अंग्रेज के आने से पहले ही पुर्तगाल यहाँ पे पहुंच चुकी थी 1498 में ही। यहाँ पे बताया गया है वास्को डी गामा के बारे में कि पुर्तगाल के इस खोजी यात्री ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग का क्या करता है? पता लगाता है। तो इस तरह ये समुद्री मार्ग का पता ये लोग लगाए थे या ये लगाए थे, लेकिन कहा गया कि भारत का खोज कौन करते हैं? वास्को डी गामा। तो ठीक है, ऐसा थोड़ी था कि भारत के बारे में किसी को पता नहीं था, बस समुद्री मार्ग नहीं पता था कि कैसे यहाँ पे भारत में पहुंचना है। लेकिन फिर भी हम लोग तो बचपन में यही पढ़ रहे थे कि वास्को डी गामा जो है वो भारत की खोज की थी और उस समय यही सोच रहे थे कि क्या वास्को डी गामा जब नहीं खोजा था उससे पहले भारत का क्या अस्तित्व नहीं था? ऐसा तो नहीं होगा। तो ठीक है, सोचने पे और पढ़ने पे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ स्टेटमेंट को अगर हम गलत तरीके से ले लेते हैं तो उसका जो अर्थ है वो गलत निकल जाता है। अन्य यूरोपीय शक्तियों में यहाँ पे दिया गया 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत आने लग गए। तो कुल मिला के बस इतना यहाँ पे समझिए कि भारत में जो व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए थे उससे पहले ही यहाँ पे पुर्तगाली आ चुके थे और उसके बाद उसके और प्रतिस्पर्धी कंपनी जैसे कि डच कंपनी हो गया या फ्रांसीसी कंपनी, वो भी धीरे धीरे भारत में आने लगी। अगर कहीं पे भी व्यापार जो है व्यापार करके आपको मुनाफा होगा तो वहाँ पे कई सारे लोग होंगे। आपको पता चलेगा कि इस रिमोट को बेच के हम 10 रुपया में खरीद रहे हैं और 1 लाख में बेच रहे हैं और ये रिमोट यहाँ पे मेरे पास मिलता है, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे आप मेरे पास आने का प्रयास कीजिए कि चलो वहां पे जाते हैं, 10 रुपया में रिमोट खरीदेंगे और 1 लाख में कहीं पे क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि केवल एक ही व्यक्ति आएगा, जिसको जिसको पता चलेगा हर कोई यहाँ पे आएगा और उसी बीच में फिर क्या होगा? झगड़ा होगा और झगड़ा में कोई क्या होता है? बचता है, जैसे कि यहाँ पे अंग्रेज बचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके प्रतिस्पर्धी कंपनी के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे दिया गया है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और समस्याएं। कंपटीशन होता है तो उसका समस्याएं भी हमको उनके बीच जो है वो देखने को मिलती हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया। भारतीय वस्तुओं की मांग। भारतीय वस्तुओं में किन किन वस्तुओं का मांग जो है वो यूरोप में होता था, वो देखिए यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। भारतीय वस्तुओं की मांग में यूरोप के बाजारों में भारत की बारीक सूती कपड़े, रेशम और काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का जबरदस्त यहाँ पे मांग थी। हम कह सकते हैं एक शब्द में भारतीय मसाला का जो मांग था वो बहुत ज्यादा था। और वास्को डी गामा जब यहाँ पे आया था ना, तो इन्हीं मसालों को कई गुना ज्यादा दामों में वो क्या करता, बेचता। और धीरे धीरे पता चलता है कि वहां पे मसाले उत्पन्न होते हैं क्योंकि ये एक क्या है, गर्मी वाला क्षेत्र है और वहाँ ठंडा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ मसाला का उत्पादन उतना नहीं होता था। और मसाला आप जानते हैं कि खाना में डालने पे उसका क्या हो जाता है, स्वाद जो है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। तो हर कोई चाहता था इस तरह की चीजों को क्या करना, बेचना, क्योंकि यहाँ सस्ते में मिल रहा था और यूरोप में महंगा में क्या कर रहे थे, ये लोग बेच रहे थे। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का क्या असर पड़ता है? यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती होड़ ने भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और कंपनियों का मुनाफा जो है वो गिरने लगा। अब हम अभी बोल रहे थे कि इस रिमोट को हम 10-10 रुपया में आप लोगों को क्या करेंगे, देंगे, लेकिन मेरे पास पता चल रहा है कि 100 आदमी खड़ा हो गया, तो हम कहेंगे अब 10 रुपया में नहीं, हम 100 रुपया में देंगे। तो इस तरह से कीमत बढ़ जाता है क्योंकि खरीदने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही चीज यहाँ पे बोला कि कीमतें जो है धीरे धीरे इन सब वस्तुओं की बढ़ने लग गई, व्यापारिक युद्ध होने लग गए। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ा तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने लड़ाइयों को जन्म दिया। 17वीं 18वीं सदी में कंपनी ने एक दूसरे के जहाजों को डुबोया, रास्ते में रुकावट खड़ी की और अपनी व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित किया। आपको पता चलेगा, आप जब कोई गाइड बुक वगैरह पढ़िएगा या जिस भी नोट्स में डिटेल वाइज, सीक्वेंस वाइज चीजों को दिया गया है, जैसे कि हम लोगों का नोट्स में भी हम लोग प्रयास किए हैं सीक्वेंस वाइज चीजों को हम लोग प्रोवाइड करें, जो
जो ऐप में आपको 11 रुपये मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब यहाँ पे पुर्तगाल आए थे ना, तो समुद्र में वो लोग एक अपना क्या किए थे, दबदबा बनाए थे। एस्तादो दा इंडिया, समुद्र का स्वामी वो कहलाते थे। तो इस तरह से वहाँ पे वो चुंगी लेते थे समुद्र में। अगर आपको यहाँ से व्यापार करना है तो हम लोगों को टैक्स देना होगा, अगर आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे, और जो भी समुद्री डाकू है उससे हम सुरक्षा भी प्रदान नहीं करेंगे। तो इस तरह से पुर्तगाल का शुरुआती में दबदबा ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज जो है उनके दबदबा को कम करेंगे और अपना शक्ति जो है यहाँ पे बढ़ाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक दूसरे से लड़ाई चल रहा था। आजकल से भी इसको, आजकल का जो सिचुएशन है, इससे भी आप जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी आपको बताए थे कि इतिहास जो है वो बदलाव को दिखाता है, और इतिहास से हमको वर्तमान और जो भूतकाल है उसको हम कई चीजों से रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि कंपनी जो है कंपटीशन के चक्कर में आपस में लड़ने लग गई। अभी देखिए कोचिंग, हम लोग पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो कोचिंग के मामले में आपको पता होगा कि बिहार के में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप भले इसके समर्थक होंगे, भले उसके समर्थक होंगे, लेकिन ये क्या है, वर्चस्व का ही एक लड़ाई आप कह सकते हैं। उसी से शुरुआत हुआ धीरे धीरे, और ये इतना बड़ा या उग्र रूप ले लिया, और अभी जो है ये मामला कैसे शांत होगा किसी को कोई पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे वही बात हो रहा था कि ये लोग व्यापार करना चाह रहे थे, और व्यापार के होड़ में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। पुर्तगाली का भी धीरे धीरे ये लोग पतन कर लेते हैं। कैसे पतन करते हैं अभी इसमें हम लोगों को नहीं जाना है, ये क्लास नोट्स का कुछ स्क्रीनशॉट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था, लेकिन हम यहाँ पे दिए हैं तो थोड़ा समझने के लिए। फिर यहाँ पे एक बेदरा का लड़ाई होता है 1759 में, है ना, और यहाँ पे जो है ये लोग डच को अंग्रेज के द्वारा क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है। फिर यहाँ पे फ्रांस के साथ जो है वो कर्नाटक का युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, एला सापेल की संधि होती है। फिर 49 और 54 के बीच युद्ध होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें पांडिचेरी की संधि होती है, और 56 से 63 के बीच युद्ध होता है फ्रांस और अंग्रेज के बीच, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है, और इसमें पेरिस की संधि होती है। ये सब पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और इस स्लाइड से आपको बस इतना समझना है कि वो जो है अंग्रेज अपने प्रतिस्पर्धी जितने भी कंपनी थे उसको धीरे धीरे सभी युद्ध में क्या कर दी, पराजित कर दी। तो यहाँ पे आप फ्रांसीसी वाला लड़ाई भी देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि झगड़ा यहाँ के राजाओं के बीच था, लेकिन लड़ कौन रहे थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। तो यही चीज था, मौका केवल यहाँ पे मिलना चाहिए कि अपने प्रतिस्पर्धी को क्या करना है, दबाना है। और ये लोग यही चाह के मतलब यही मौका देखते आपस में क्या जाते थे, लड़ भिड़ जाते थे, ठीक ना। अब आगे यहाँ पे दिया कि अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप अपना एक बनाइए, किला बनाइए, एक सुरक्षित स्थान बनाइएगा जिसमें व्यापारिक जितने भी वस्तु हैं उसको संग्रहित कीजिएगा। या कोई अचानक आपके ऊपर हमला कर दे तो आपको उससे बचाव का क्या होना चाहिए, बचाव का उसके ना आपके पास उपाय होना चाहिए। तो वही चीज ये लोग किला बनाना शुरू कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल से व्यापार, धीरे धीरे चीजों को समझिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, केवल रटने से नहीं होगा। कि आप देखिए कि कैसे यहाँ पे मुगल बादशाह कमजोर हो रहे थे, फिर इसी बीच में व्यापारिक कंपनियां 1600 में ही आई। उस समय तो ताकतवर राजा थे, लेकिन वही ना, अभी आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये लोग शुरू में जब आए थे ना, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको एक कंपनी जो है खोलने के लिए जगह दे दीजिए, लेकिन धीरे धीरे ये लोग राजा को गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर देते हैं कि हमको जो है वो रहने दीजिए। आप समझ रहे हैं ना, देश के सबसे शक्तिशाली शासक मुगल बादशाह को भी ये लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उनके सामने उनके बेटों को मार देते हैं। तो धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ते गया। इनके कंपटीशन में जो भी कंपनी थी, अंग्रेज के कंपटीशन में जो भी कंपनी थी, उसको धीरे धीरे ये लोग क्या किए, पराजित किए और एक मोनोपोली यहाँ पे बनाए। और धीरे धीरे ये लोग जो है अपना साम्राज्य का क्या करेंगे, फैलाव करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे किले का भी निर्माण हो रहा था शुरुआती चरण में, क्योंकि इनके दुश्मन जो है इनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, तो उनको सुरक्षा चाहिए था। तो यहाँ बताया गया है 1651 में पहले ईस्ट इंडिया फैक्ट्री, पहले इंग्लिश फैक्ट्री जो है हुगली नदी के किनारे पहली फैक्ट्री का क्या हुआ, निर्माण हुआ। एनसीईआरटी में भले यहाँ पे लिखा हुआ है 51 में पहली फैक्ट्री का निर्माण हुआ है, लेकिन आपको भी पता होगा कि जो है अंग्रेज जो है पहली फैक्ट्री जो है 51 में नहीं बनाई थी, उससे पहले भी बना चुकी है। अभी आपको हम बताएंगे भी। एक शब्द दिया गया है फैक्टर के बारे में, जिससे हम कह सकते हैं फैक्ट्री बना है। फैक्टर क्या होता है, उस जमाने में कंपनी के व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में एक वेयर हाउस होता था जिसमें चीजों को रखा जाता था। जो भी बेचने वाला वस्तु होता था ना, निर्यात करने वाला, उसको रखा जाता था। अभी भी वेयर हाउस उसी को ना बोलते हैं, किसी चीज को स्टोर करने के लिए हम लोग वेयर हाउस बनाते थे। और यहीं पे उनका क्या होता था, एक ऑफिस होता था। तो यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे वेयर हाउस है, और यहाँ पे चारों ओर यहाँ पे आप देखिएगा तो बताया जाता है गड्ढा कर दिया जाता था। इसको नदी
यहाँ जो नदी है ना उसे से जोड़ दिया जाता था, ताकि आक्रमण जो है यहाँ पे तुरंत ना हो। अब गड्ढा है, गड्ढा पार करके जाना होगा तो आक्रमण करना थोड़ा सा, और यहाँ पे जो किला है ना उसमें तोपों का संख्या यहाँ पे भर दिया जाता था कि अगर सामने से कोई आक्रमण करने आए तो ऊपर से, किला के ऊपर से तोप के ऊपर क्या किया जाए, बरसाया जाए। कुल मिला के अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये लोग किलों का निर्माण कर रहे थे। 1696 में कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये किला बनाने का काम ये लोग शुरू करते हैं। ये चीज दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आइएगा क्लास नोट्स में तो हम लोग देखते हैं कि 1608 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे और अनुमति मांग रहे थे कि हमको एक क्या कर लीजिए, फैक्ट्री खोलने की अनुमति दीजिए। 1613 में अनुमति मिल भी जाता है। 15 में जेम्स प्रथम ने के राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर से व्यापार करने की संधि के लिए भेजा गया था, जिसमें सफल वो नहीं होते हैं। 1611 में दक्षिण भारत में पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था। तो 51 दिया हुआ था पहली बार, एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम यहाँ पे डाले थे। फिर 1613 में अनुमति मिलने के बाद दूसरी फैक्ट्री यहाँ पे सूरत में खोला जाता है। फिर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से ने अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर टैक्स देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों की स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिली। 1633 में उड़ीसा के बालासोर में फैक्ट्री बनाया गया। 1639 में फ्रांसिस डे ने विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के शासक 1639 में मद्रास को पट्टे में ले लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनाया। तो आप लोगों को कौन कौन किला कब बना है ये लिस्ट जो है हम लोगों के नोट्स में दिया गया है, एक बार जरूर, या आप जो भी किताब फॉलो करेंगे उसमें दिया होगा उसको जरूर देख लीजिएगा। और 51 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिलती है, यानी कलकत्ता में 51 में मिलता है अनुमति और उसके बाद ये लोग किला बनाता है। तो ये चीज जो है वो लिखा हुआ था, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे ये चीज दिए थे, है ना। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। 86 में अंग्रेजों ने जब हुगली को लूटा तब औरंगजेब ने उन्हें हुगली से भागने के लिए क्या किया, मजबूर किया। 1690 में जॉब चार्नक ने 1690 में बंगाल लौटा और 98 में अजीमुन शाह ने जॉब चार्नक को सुल्तानाती कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी, जो कलकत्ता के रूप में विकसित हुए। इसके बारे में भी चर्चा था, तो ये चीज याद रखिएगा। सुल्तानाती कलिकता और गोविंदपुर मिला के कलकत्ता, वर्तमान कलकत्ता का निर्माण किया गया 1698 में, और इसका जो यहाँ पे एक किला बनाया गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम बनाया गया। और ये कलकत्ता बसाने का काम कौन किए थे, जॉब चार्नक। तो ये सब बेसिक फैक्ट है जो कि आपको किताबों में मिलेगा, जीएस के जो भी आप गाइड बुक पढ़ रहे होंगे वहां पे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये सब फैक्ट का कमी होता है। बंगाल में बढ़ता विवाद। अब चलिए, बंगाल में तो ये लोग आ गए लेकिन विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्या विवाद है, जमींदारी का अधिकार, जमींदार का अधिकार। 1698 में अभी आपको जो बताया कलकत्ता के बारे में, तो वहां पे दिया गया मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली गई, जिसमें एक गांव कालिकाता जो बाद में कलकत्ता बना। तो ये एनसीईआरटी में बस इतना दिया हुआ था, इसलिए आपको पहले कलकत्ता के बारे में हम बता दिए। दूसरा चीज, औरंगजेब का फरमान। औरंगजेब ने कंपनी ने औरंगजेब से बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान भी जारी कर लिया था, शाही आदेश जारी करवा दिया था। लेकिन इसका ये लोग क्या कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। औरंगजेब के बाद एक और फरमान आता है जिसको मैग्ना कार्टा ये लोग कहते हैं, वो चीज एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया था, तो इसीलिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं। मुगल बादशाह फर्रुखशियर जो है उसके दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें एक डॉक्टर था सर्जन हैमिल्टन, तो उसका एक बीमारी को ठीक कर देता है। तो 1717 में 3 फरमान यहाँ पे ये लोग जारी करते हैं, जिसके तहत 3000 वार्षिक कर के अलावा कुछ भी चूंगी ना देकर बंगाल में उनके व्यापार करने का एक अधिकार को पुष्टि करता है। और 1717 का इसी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस तरह से ये लोग राजाओं से चूंगी मुक्त या शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति ले रहे थे, लेकिन इसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे थे। आने वाले समय में यहाँ पे पता चलता है विवाद हो जाता है। विवाद का कारण क्या था, यह छूट जो है, यानी कि ये जो शुल्क नहीं देने का जो छूट था कंपनी के व्यापार के लिए थी, लेकिन कंपनी के अफसरों ने निजी व्यापार पर भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। मतलब आपको ये समझना है कि सरकार कह रही है कि जियो कंपनी जो है उसको हम कहीं पे छूट दे रहे हैं, लेकिन पता क्या चल रहा है, कंपनी का काम के अलावा कोई कंपनी का अफसर जो है अपना निजी काम भी कर रहा है तो उसमें भी वो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो हम कंपनी को छूट दिए, लेकिन पता चल रहा है कि उसके अधिकारी जो है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आप एक सरकारी अधिकारी या नेता हैं, टोल टैक्स आपको नहीं देना है। आप सरकारी गाड़ी से जा रहे हैं, पार हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको टोल टैक्स वहां पे क्या किया गया, छूट दिया गया। लेकिन आप जो है विधायक नहीं रहे, या आप जो है सरकारी नौकरी से अब क्या हो चुके हैं, जो है मतलब हट चुके हैं, आप एक आम इंसान बन चुके हैं, और उस समय भी आप क्या कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये क्या है, गलत बात। या सरकारी पद में रहते हुए भी निजी कार्यों के चलते आप अगर उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब आप समझिए कि अगर यहाँ से उस साइड जाना है टोल टैक्स, तो राजा को क्या करना पड़ता था, टैक्स। तो बोला कि कंपनी का आदमी होगा, भाई कंपनी के काम से जा रहा होगा तो हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे।
लेकिन पता चल रहा है कि हम जो है कंपनी का अधिकारी हैं। अब बोले कि हम कंपनी का काम करने के लिए ही जा रहे हैं, बल्कि अपना काम क्या करने के लिए उधर जा रहे हैं, और हम टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। तो इससे राजा को नुकसान हो रहा था। एक तो वो कंपनी से टैक्स नहीं ले रही है, ऊपर से जो उसके अधिकारी हैं वो भी निजी व्यापार कर रहे हैं और टैक्स नहीं ले रहे, तो राजा को इससे नुकसान होगा ना। इसीलिए विवाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बोलता है शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया। तो मुर्शीद कुली खान बोला, ठीक है भाई, तुम लोगों को अनुमति मिल गया है कि यहाँ पे बिना शुल्क दिए हुए तुम लोग व्यापार करो, लेकिन कंपनी को ना दिए हैं, कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने के लिए हम लोग थोड़ी छूट दिए हैं। तुम्हारा कंपनी भी पैसा नहीं देगा, तुम्हारे अधिकारी भी निजी व्यापार करेंगे और पैसा नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। यहाँ तक भी यहाँ पे पढ़ने को मिलता है कि जैसे हम अधिकारी हैं, अब हमको यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपके सामान को यहाँ पे पार करवा देंगे, उसके बाद कहेंगे तुम हमको 10 रुपया दे देना, तेरा 20 रुपया का यहाँ जो टैक्स लगता वो बच जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, रिश्वत लेना शुरू कर दे रहे हैं, और जो आम इंसान था जिससे टैक्स राजा को मिल सकता था, उसका टैक्स भी राजा को अब नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो है विवाद का क्या था, कारण था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया ये चित्र है, जो एनसीईआरटी में दिया गया था, तो यहाँ पे हम डाल दिए थे। अब मुर्शीद कुली खां से तो इन लोगों अलीवर्दी खां से तो इन लोगों का क्या होना शुरू हो गया, विवाद होना शुरू हो गया, जो कि विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि प्लासी के युद्ध तक ये पहुंच जाएगा। उस समय उसका नाती यानी कि अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला जो है उस समय बंगाल का नवाब रहेगा। तो व्यापार से युद्ध तक, व्यापार करते करते ये लोग अब युद्ध की नौबत तक आ गए, क्योंकि यहाँ पे विवाद होने लगा यहाँ के स्थानीय राजाओं से। अपने प्रतिनिधि को तो ये लोग भगा चुके थे, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये कंपटीशन खत्म हो गया था, लेकिन क्षेत्रीय राजाओं के ऊपर ये अभी तक हावी नहीं हुए थे। धीरे धीरे क्षेत्रीय राजाओं को भी ये लोग क्या करेंगे, अपने अधीन करेंगे, जिसमें है ना, यहाँ पे बंगाल का भी क्या आ रहा है, नाम आ रहा है। तो बंगाल के शक्तिशाली शासक में से कौन कौन शासक हुए, तो मुर्शीद कुली खां हुए, फिर इसके दामाद शुजाउद्दीन हुए, फिर सरफराज 1739 में बनते हैं, फिर 1740 में सरफराज को मार के बिहार का अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बनता है। फिर उसके मृत्यु के बाद उसका नाती जो है वो सिराजुद्दौला जो है वो 1756 में क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। अब नवाबों की शर्तें व रुख, उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। अब जो नवाब आ रहे थे वो बोल रहे थे तुम लोग चलते, हम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो हम जो है तुमको रियायत नहीं देंगे। अब अंग्रेज को रियायत नहीं मिलेगा तो अंग्रेज को यहाँ पे परेशानी हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को परेशानी हो रहा है, आपस में लड़ भिड़ेंगे ये लोग। व्यापारिक अधिकार के नजराने मांगे, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसके किलेबंदी को बढ़ने को रोक दिया। जो अभी किलाबंदी किया जा रहा था ना, उसको ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे थे, और इसी चक्कर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। कंपनी चाह रही थी, कंपनी क्या चाह रही थी, कंपनी चाह रही थी, एक मिनट, कंपनी चाह रही थी उसको एक क्या मिले, कठपुतली सरकार मिले, या कठपुतली उसको राजा मिले, लेकिन सिराजुद्दौला कठपुतली राजा बनने के लिए या नवाब बनने के लिए तैयार था नहीं। कंपनी को एक कठपुतली नवाब चाहिए था जो उनके इशारों पे नाचे, लेकिन नवाब जो था वो कंपनी के इशारों पे नाचना नहीं चाह रहा था। यहाँ पे बोलता है कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनते हैं। तत्कालिक कारण सिराजुद्दौला ने कंपनी और उनके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद करने, किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने की हुक्म दिया। बात न मानने पर 30,000 सैनिक सिपाहियों के साथ जो है कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया और कलकत्ता के किले पर कब्जे के लिए रुख किया गया। तो इस तरह से 30,000 सैनिक के साथ लेके ये कासिम बाजार फैक्ट्री के ऊपर हमला कर देते हैं और इसको भागने पे मजबूर कर देते हैं। कहा जाता है यदि इस समय इसके जो अपने लोग थे वो अंग्रेजों के साथ जाके नहीं मिलते तो हो सकता है अंग्रेजों का सफाया उस समय ही हो गया होता, क्योंकि ये जो है एकदम फुल्टा या कुल्टा करके फुल्टा ही नाम था, वहां तक पहुंच चुके थे और वहां से आने का इनका कोई चांस था नहीं। लेकिन एक आता है अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव, जिसका नाम आप सुने होंगे, ये हीरो के जैसा, अंग्रेजों के हीरो के जैसा आता है और वापस अपना सत्ता जो है ये ले लेता है। कई सारे षड्यंत्र ये करते हैं और जो सिराजुद्दौला थे उनके सहयोगी को अपना सहयोगी बना लेते हैं और इस तरह से एक धोखा दिया जाता है सिराजुद्दौला का। इसीलिए कहा जाता है 1757 का ये जो प्लासी का युद्ध था वो कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक क्या था, धोखा था। चलिए यहाँ पे दिया गया है आगे जो उसको हम लोग देखते हैं, क्लाइव का अभियान और प्लासी का युद्ध। क्लाइव जो है रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व कलकत्ता के हाथों से निकल जाने की खबर मिलते ही मद्रास से में तैनात रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया, जिसे जो बेड़े में क्या करती है, मदद मिलती है। एक मिनट, यहाँ पे कहाँ चला गया चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे बोला कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे मद्रास में था। अब इसको सूचना मिलता है कि यहाँ से जो है अंग्रेजों को भगा दिया गया है
यहाँ पे सिराजुद्दौला जो है कासिम बाजार से इसको हटा के फुल्टा तक ये लोग पहुंचा देते हैं। ये लोग जो है बिना देरी किए हुए समुद्र मार्ग से ये पहुंच जाते हैं कहाँ, कलकत्ता, और बोलते हैं अपना क्षेत्र जो है हम लोग नहीं छोड़ेंगे, वापस अपना इलाका जो है वो लेके रहेंगे। तो मद्रास में तैनात ये थे रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ पे फिर 1757 में आपको रॉबर्ट क्लाइव में यहाँ पे प्लासी एक जगह का नाम है, प्लासी जो है कलकत्ता में ही आपको देखने को मिलेगा, मैदान में बंगाल में ही देखने को मिलेगा। मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी का सेना का क्या करता है, नेतृत्व करता है। तो इस तरह से कहा भी जाता है, पिछले वीडियो में हम बताए थे रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको अंग्रेजी सत्ता के संस्थापक के तौर पे भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अब ये प्लासी का युद्ध होता है, और आपको पता है कि प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वो पराजित होता है, और पराजित क्या षड्यंत्र से इसको क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी या धोखाधड़ी था। क्लाइव ने मीर जाफर को युद्ध में हिस्सा न लेने के बदले सिराजुद्दौला को हटाकर नवाब बनाने की लालच, बोला तुमको हम नवाब बना देंगे, तुम युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ देना ही नहीं। इस तरह से सेनापति मीर जाफर जो है अंग्रेज के साथ जाके मिल गया, राय दुर्लभ जो दीवान था वो मिल गया, अमीर चंद्र जो था वो व्यापारी वो मिल गया अंग्रेजों के साथ, जगत सेठ बैंकर जो था वो मिल गया, घसेटी बेगम जो मौसी थी उनकी वो भी अंग्रेजों के साथ दी, और इस तरह से एक षड्यंत्र रच के इस राजा को हराया गया। प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था? प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली सबसे बड़ी जीत थी, यानी बंगाल के नवाब को ये क्या कर चुके थे, पराजित कर चुके थे। और आगे आपको पता होगा इसके बाद ये लोग बक्सर का युद्ध भी करेंगे। प्लासी के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतर या हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज दिया है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और अगर पहले से आप पढ़े होंगे तो आपको ये पहले से ही जानकारी होगा। प्लासी का जो नाम है, जो प्लास है, झारखंड से अगर होंगे तो प्लास के बारे में आप जानते भी होंगे, जंगल का आग के तौर पे जाना जाता है। प्लास का फोटो आपको दिख भी रहा होगा, जिसे अंग्रेज ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। यहाँ पर पाए जाने वाले खूबसूरत लाल फूलों वाले प्लास के पेड़ों के कारण इनका नाम प्लासी था, जिसके फूलों से होली का जो है गुलाल बनाया जाता है। तो आप झारखंड से होंगे तो प्लास के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पहले से ही जानकारी होगी। तो यहाँ पे दिया गया है महान्यायालय का कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस लैंड हॉल स्ट्रीट के बारे में, तो मन करेगा तो कभी इसको देख लीजिएगा। अब नवाब का जो शिकायत है इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे रखें ताकि समझ में आए कि कैसे यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो है व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे साम्राज्य फैला लिए थे। यहाँ पे बोलता है 1743 में बंगाल के नवाब इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था, जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके है ना, इसके चारों ओर है ना, इसके चारों ओर तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते थे। वो इमेज में दिखाया गया था ना, नदी जहां पे नाव चल रहा था ना, दीवारें पर उन्होंने ना जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत में रहने के लिए तैयार कर लिया, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। मतलब हमारा देश है और हमें ही क्या जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। ये नवाब जो है वो बता रहे थे। तो इससे समझ में आपको आ रहा होगा कि कैसे ये लोग जो है धीरे धीरे व्यापार करते करते साम्राज्य खड़ा करना शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध तो हो गया, षड्यंत्र से उसको वो लोग जीत भी लिए। आगे होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में होता है, आप लोगों को पता है। और बंगाल जो है, अवध है और मुगल बादशाह, तीनों राजा एक साथ इस युद्ध में लड़ रहे थे और तीनों को ये पराजित कर देते हैं। और ये जो है एक कह सकते हैं अंग्रेजों के लिए या भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसके बाद कई सारे परिवर्तन जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। मीर जाफर नवाब बनता है। प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, क्योंकि अंग्रेज बोले थे कि तुम उसका साथ ना दो, हम तुमको नवाब बना देंगे। मीर कासिम नवाब बना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों के अनुसार काम नहीं करेगा, जैसे वो तो कठपुतली चाह रहे थे ना, लेकिन मीर जाफर उसके अनुसार काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे मीर कासिम को बना देगा। मीर कासिम काम नहीं करेगा तो वापस क्या करेगा, बक्सर युद्ध के बाद फिर से मीर जाफर को क्या कर देते हैं, अंग्रेज जो है वो वहां के नवाब बना देते हैं। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। बक्सर का युद्ध 1764 के समय जब मीर कासिम भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में भी उसे भी हराना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा क्या किया गया, नवाब बनाया गया। शर्त यह था कि अब नवाब हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी चुकाने थे। आपको हम पिछला वीडियो में शायद बोल दिए थे 26,000 रुपया मुगल बादशाह को देना था, वो 26,000 नहीं था, 26 लाख रुपया था, ठीक ना, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद। 1765 को यहाँ पे इलाहाबाद का संधि होता है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। तब क्लाइव ने ऐलान किया हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अंततः 1765 में
मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे अब देखिए, यहाँ के राजा धीरे धीरे जब कमजोर होने लगे तो अंग्रेज क्या बोलता है कि भैया अब तुम लोग नवाब बनने लायक रहा ही नहीं, हम ही क्या बनेंगे, नवाब बनेंगे। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान यानी टैक्स लेने का अधिकार जो है वो मिल जाता है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। दीवानी मिलने से क्या फायदा होता है, कंपनी को बंगाल की विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। मतलब यहाँ से जितना रेवेन्यू मिल रहा था उसका कंट्रोल जो है अंग्रेजों के पास चला जाता है। मतलब हम बोले थे ना कि अगर ये रूम है और अगर रेंट हम किसी और को दे रहे हैं तो वो जिसको हम रेंट दे रहे हैं वही उसका मालिक हो गया। तो अब रेंट हम किसको दे रहे हैं, अंग्रेजों को दे रहे हैं। पहले राजाओं को देते थे, अब अंग्रेजों को दे रहे थे। तो पहले ये लोग जब व्यापार करने आए थे तो ये लोग इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर लेके यहाँ पे आते थे और यहाँ पे चीजों को खरीद के अपना देश में ले जाके बेचते थे। लेकिन जैसे राजस्व का अधिकार इनको मिल जाता है तब इसको लाने के कोई आवश्यकता ही नहीं था। यहाँ जो इनकम होता था उसी से ये लोग खरीदते थे, अपना सेना का रख रखाव करते थे, हर एक काम वो यहाँ के इनकम से ही कर लेते थे। इससे कंपनी की वह पुरानी समस्या हल हो गई जिसके तहत उसे भारत में चीजें खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोने चांदी और आयात करना पड़ता था, क्योंकि प्लासी के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और दीवानी मिलने के बाद तो इसकी जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाले आमदनी के सहारे ही कंपनी सैनिक खर्च, व्यापारिक जरूरतें और किलों के दफ्तरों का निर्माण करने लगी। तो हर किला का दफ्तर का निर्माण करना हो, सैनिक खर्च हो, व्यापार करना हो, कुछ भी करना हो, हर एक चीज के लिए इन लोगों को यहाँ से ही पैसा मिल रहा था। इंग्लैंड से पैसा लाने की कोई आवश्यकता था ही नहीं, है ना। यहाँ से जो इनकम हो रहा था हर काम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा था। तो ये सारा चीज यहाँ पे 1765 के बाद परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे थे। नवाब का मतलब क्या होता था, ब्रिटिश भारत में ये धन कुबेर के तौर पे जाने जाते थे। नवाब मतलब जिसके पास अथाह पैसा हो। ब्रिटिश अफसरों के द्वारा भारतीय सब नवाब को ही अंग्रेजी संस्करण ये है नवाब करके वहां पे दिया गया है। थोड़ा सा उच्चारण में अलग है, यहाँ पे नवाब है, यहाँ नवाब करके यहाँ पे दिया है। तो हिंदी शब्द का ही ये लोग अंग्रेजी उच्चारण कर रहे थे। इसका अर्थ क्या था, यह उन लोगों के इस्तेमाल के लिए, इन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो भारत में बेहिसाब दौलत कमाकर ब्रिटेन लौटते थे, वहां आलीशान जीवन जीते थे और उन्हें सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखा जाता था। मतलब लॉटरी लग गया, यहाँ भारत में आए कंपनी का अधिकारी बन के तो एक तरह से आपको लॉटरी लग गया। आप निजी व्यापार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और जब वापस अपने देश जा रहे हैं तो अथाह पैसा कमा के जा रहे हैं, नवाब बन के जा रहे हैं, ठीक ना, जिसमें अकूत पैसा हो। 1765 में क्लाइव जो है पुनः भारत आया। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ये इलाहाबाद की संधि के बारे में बताया है कि कैसे वो होता है सालामन द्वितीय के बाद के बीच। उसके बाद इलाहाबाद का दूसरा संधि होता है 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ। तो इस तरह से इन लोगों को शुरुआत में 50 लाख रुपया देना था, उसको 26 लाख रुपया देना था। ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक ना। उसके बाद वापस बाद में तो हम लोग देखते हैं यही लोग क्या कर रहे थे, राजा से पैसा ले रहे थे। तो समय समय पे सारा चीज जो है वो परिवर्तन जो है आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत में ये लोग मतलब हम टैक्स वसूल रहे हैं, कहीं से टैक्स वसूल रहे हैं तो कुछ पैसा हम नवाब को दे दे रहे हैं, भैया तुम इतना पैसा लेके बैठो, बाद में हम करेंगे, तुम्हें हमको वापस क्या करो, पैसा दो। तो सिचुएशन के अनुसार ये लोग जो है अपना नीति जो है बदलते रहते थे। रॉबर्ट क्लाइव का उदाहरण जो अभी नवाब बोला गया ना कि यहाँ के अधिकारी आते थे कंपनी के अधिकारी बन के, लेकिन इंग्लैंड जाते थे तो नवाब बन जाते थे, धन कुबेर बन जाते थे। 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। जब उसने भारत छोड़ा तो उसकी दौलत यहाँ पे कितना है, 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। वह 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भी सौंपा गया। तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। निष्कर्ष यहाँ पे अगर हम देखें तो तनाव और पतन होता है। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी, यानी जिसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए भेजा गया था वही जो है भ्रष्टाचार करने लगा। अभी देखिए अभी भी वही होता है, नेता को हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए भेजते हैं लेकिन वही खुद क्या करने लग जाता है, भ्रष्टाचार करता है। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो हमारे समाज को सुधारने के लिए जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं, लेकिन पता चलता है वही 10-20 हजार रुपये लेते पकड़ा जाते हैं। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगे, यद्यपि उसे बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से ये व्यक्ति के बारे में दिया गया था। उनके ऊपर महाभियोग भी जो है एक व्यक्ति है वारेन हेस्टिंग, उनके ऊपर महाभियोग भी लगता है। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद के ऊपरी सदन में उस व्यक्ति का मुकदमा चला जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव हो, वारेन हेस्टिंग हो, कहीं ना कहीं जो है ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप में मतलब गए थे।
उसके बाद किसी का सिद्ध हुआ, किसी का सिद्ध नहीं हुआ, वो तो आत्महत्या कर ले। वारन हेस्टिंग जो है 1785 में इंग्लैंड लौटने पर एडम बोर्ड ने बंगाल के शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाकर महाभियोग चलवाया, जो 7 सालों तक यहाँ पे चलता रहा। तो इस तरह से यहाँ पे अंग्रेज जो अधिकारी थे वो लोग भ्रष्ट थे, वो बताने का प्रयास कर रहे थे। और वो भारतीयों के दृष्टिकोण से भ्रष्ट थे ऐसा नहीं था, वहां भी उनके ऊपर क्या लग रहा था, आरोप लग रहा था, किसी में सिद्ध हो रहा था और किसी में सिद्ध नहीं हो रहा था। तो ये जो है उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। हो सकता है इससे सवाल पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। आरजी पॉलार्ड के द्वारा ये चित्र जो है वो बना गया है, जो वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा था। कंपनी का फैलता शासन नीति 1757 से 1857 के बीच, यानी 100 साल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी अनजान इलाके में सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। मतलब डायरेक्ट हमला वहां पे वो लोग नहीं कर रहे थे। 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने किसी भी भारतीय रियासत के अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। मतलब डायरेक्ट ये लोग हमला नहीं कर रहे थे, ये लोग राजनीतिक, कूटनीतिक, इस तरह का आर्थिक जो है प्रभाव को देखते हुए क्या कर रहे थे, काम ले रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध गए और किसी को मार पीट दिए। ये लोग हर एक सिचुएशन को देखते हुए किसी के ऊपर क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द दिया गया है रेजिडेंट के बारे में की तैनाती। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट, व्यावसायिक और राजनीतिक प्रतिनिधि तैनात कर दिए। उसका काम था, जैसे कि इस तरह का एक प्रतिनिधि है ना, उनका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना, भारतीय राज्यों के भीतर मामलों जैसे अगला राजा कौन होगा उसमें दखल देना। मतलब अब धीरे धीरे ये लोग यहाँ के राजनीतिक मामलों पर दखल दे रहे थे, है ना। ये चीज को जेम्स मिल के द्वारा भी बताया गया है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जेम्स मिल जो है भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के तौर पर बांटते, वही जेम्स मिल है। उनका कथन था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था, हम उसे अहस्तक्षेप, मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की क्या करते थे, छूट देते थे। मतलब जो काम करना है करो, अगला राजा कौन होगा, नहीं होगा, ये सब चीज जो है ये लोग तय करते थे। उसी चीज को यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिया गया है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे दिया गया है सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि क्या होता था, नाम में है सहायक संधि, लेकिन ये जो है हम कह सकते हैं भारतीय राजा को असहाय कर देती थी। नाम था सहायक संधि, लेकिन ये लोग असहाय कर देते। इस बंदोबस्त को मानने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। मतलब जो भी सहायक संधि के पार्ट हो जाते थे उनको अपना स्वतंत्र सेना नहीं रखना होता था। उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, जिसके रख रखाव के लिए कंपनी को वो क्या करते थे, पैसा देते थे। मतलब हम तुमको सेना देंगे, उसके रख रखाव के लिए तुमको क्या करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है। तुम अपना खुद का सेना नहीं रखे। खुद का सेना रखेगा तो जब मन चाहेगा आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। तो सीधा सवाल है, सेना को ही क्या कर देते हैं हम लोग, खत्म कर देते हैं। अंग्रेज बहुत अच्छी, मतलब बहुत बेहतर चाल चलती थी कि एक बार किसी को हम दबा दिए तो दोबारा वो उठना नहीं चाहिए। तो खुद का जिसके पास सेना नहीं रहेगा वो दोबारा उठ खड़ा होगा, कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला कि हम तुमको सेना ही नहीं रखने देंगे, बल्कि सेना भी अगर रख रहे हैं तो हमारा सेना होगा और उसका भी खर्चा कौन देगा, तो तुम ही देगा, ठीक ना। तो हमारा सेना रहेगा तो आप जो है हमारे खिलाफ खड़ा थोड़ी होगा। तो वही चीज यहाँ पे ये लोग दिमाग लगाता है। यदि भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका ही कंपनी कब्जे। आपको जो पैसा देना है, अगर सेना के रख रखाव के लिए जो भी पैसा या जो भी चार्ज रखा गया वो आप नहीं दे पाइएगा तो आपका इलाका को ही कब्जा कर लेगा। तो धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हमला करके आपके इलाकों को कब्जा नहीं कर रहे थे, आपको मजबूर कर दे रहे हैं कि आप अपने इलाका जो है हमको दे दीजिए। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, इनकम का तो स्रोत सब ये लोग खा गया, दीवानी अधिकार खुद ले लिया। आपके पास इनकम का कुछ स्रोत है नहीं, सेना के रख रखाव के लिए खुद आपको क्या करना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। आपके पास थोड़ा भी पैसा कम हुआ, आप दे नहीं पाए तो आपके इलाके को ही क्या कर लेंगे, ये लोग कब्जा कर लेंगे। और धीरे धीरे ये लोग इलाके पे कब्जा भी कर रहे थे। जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था तब अवध के नवाब 1801 में आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया कि अवध का जो नवाब था बोला कि आधा इलाका जो है हमको दे दो। क्यों? क्योंकि ये टैक्स नहीं दे पा रहा था, पैसा नहीं, क्योंकि वे सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके भी क्या कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे, क्योंकि सहायक सेना का रख रखाव के लिए पैसा नहीं दे पा रहे थे। सहायक सेना जो था वो एक तरह से इस तरह से समझ सकते थे कि अंग्रेज के ऊपर कोई हमला करेगा तो आपको अपना सेना क्या करना है, भेजना था, या अंग्रेज का दुश्मन आपका दुश्मन, है ना, इस तरह से कुछ था। तो अभी ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि एक वीडियो में फिर अगर सब चीज को लेके चलेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। मेरा मुख्य उद्देश्य एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको आपको समझाना है। बाकी चीजों को के लिए हम लोग जो है डिटेल वीडियो सीक्वेंस वाइज पढ़ सकते हैं। टीपू सुल्तान जिसे शेर मैसूर कहा जाता है उसके बारे में कुछ दिया गया है। मैसूर के शक्तिशाली शासक हैदर अली, जिनका शासन 1761 से 1782 के बीच रहा, उनके विख्यात
पुत्र टीपू सुल्तान, जिसका शासन 1782 से लेके 1799 के बीच रहा, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। व्यापारिक नियंत्रण, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो सीधा सा मतलब है, अगर कहीं आपको व्यापार करना है, वहां पे किसी और का अधिकार है, तो आप चाहिएगा ना कि जिसका भी अधिकार है वो आपकी कंट्रोल में आ जाए, ताकि व्यापार करना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। 1785 का कदम क्या होता है? टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों में चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। अब सीधा सा मतलब है, जैसे हम बोले ना कि यहाँ से रिमोट ले जाना है, अब यहाँ पे हम रोक लगा दिए कि यहाँ से कोई रिमोट नहीं ले जा सकता है, 100 रुपया में ले जाके 1 लाख रुपया में नहीं बेचेगा। तो सभी जो इसको लेके बेचने वाले थे वो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे और हमको दबाने या हमको मारने का क्या करेंगे, वो लोग साजिश करेंगे। वही चीज यहाँ पे होता है, ये लोग चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात करने से रोक देते हैं। टीपू सुल्तान रोक देता है, या हैदर अली, ये लोग जो है, टीपू सुल्तान तो क्या रोकेगा 1785 में, हैदर अली तो क्या रखेगा 1785 में का बात है, तो ये टीपू सुल्तान ही उसमें रोक लगा देता है और इसके खिलाफ कंपनी हो जाती है। कंपनी चाहती है किसी भी तरह से हमको टीपू सुल्तान को यहाँ से हटाना होगा, और नहीं तो हम लोग सही से व्यापार नहीं कर सकते हैं, मुनाफा कमा नहीं सकते हैं। फ्रांसीसी संबंध, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। कहाँ एक तरफ अंग्रेज जो है आपको स्वतंत्र सेना भी नहीं रखने दे रही थी उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में एक मैसूर का जो राजा है या सुल्तान है वो क्या कर रहा है, फ्रांसीसी के साथ, जो उसके प्रतिद्वंदी है, उसके साथ गठबंधन रख रहा है और अपना सेना को मजबूत भी कर रहा है, आधुनिकीकरण कर रहा है। और भी आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़िएगा तो बहुत सारा कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिससे अंग्रेज क्या थे, परेशान थे। अंग्रेज को व्यापार करने से ये रोक रहा है, और इसीलिए 4 युद्ध होता है इनके पिता और इनके बीच, और उसके बाद अंग्रेज जो है इसको क्या कर देती है, पराजित कर देती है, और अंत में मैसूर पे भी इनका कब्जा हो जाता है। मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध होते हैं, जिसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 जंग हुई, 1767 से 69 के बीच, 1780 से 84 के बीच, 90 से 92 के बीच, और अंत में 1799 में होता है श्रीरंगपट्टनम का जंग। और यहीं पे टीपू सुल्तान जो है वो मारे जाते हैं 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ 1790 के बारे में दिया गया, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उनके 2 बेटों को बंधक बना लिया गया और कर्नवालिस के सामने उसको पेश भी किया गया। 1780 से 84 के बीच जो दूसरा युद्ध चल रहा था, उसी में 82 में हैदर अली का भी क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद कमान जो है वो टीपू सुल्तान के हाथ में आ जाता है। मैसूर का राजकाज, पुराने वर्ड, जब इनका अंत हो जाता है, टीपू सुल्तान का अंत हो जाता है 1799 में, तो उसके बाद उनका जो वाडियार वंश था, पुराना राजवंश था, उसी को सौंप दिया जाता है, और एक तरह से पपट राजा जो है ये फिर से बना लेते हैं और सहायक संधि इसके ऊपर थोप दिया जाता है। मतलब जो अपना सेना को आधुनिकीकरण कर रहा था, अब उस साम्राज्य में सहायक सैनिक थोप दिया गया, यानी कि अब जो है अंग्रेज के अनुसार सेना वहां पे रखा जाएगा, और उसके रख रखाव के लिए पैसा भी वहां के ही राजा क्या करेंगे, देंगे। तो इस तरह से ये याद रख लीजिएगा। आंग्ल मैसूर हुआ तो पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल कौन कौन हुआ थे, तो पहले वाले में वॉरलिस थे, दूसरे वाले में वारेन हस्टिंग, तीसरे वाले में कॉर्नवालिस, चौथे वाले में लॉर्ड वेलेस्ली थी। शासक पाला और दूसरा में हैदर अली था, दूसरा में 82 में मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान भी आ जाता है, तीसरा और चौथा में टीपू सुल्तान ही था, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। पहला में जो संधि हुआ था मद्रास का संधि, दूसरा में मंगलूर का संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम का संधि, और चौथा में संधि क्या होगा, क्योंकि अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान को क्या कर दिए थे, मार दिए थे। टीपू का यांत्रिक खिलौना, टीपू सुल्तान के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि इसका एक खिलौना था, ये AI वाला है, ओरिजिनल वाला भी डाल दिए, वो दिखाएंगे। विशाल का मशीन खिलौना शेर है जो यूरोप के सिपाही को दबाए हुए है। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि भैया हम तुमसे ज्यादा ताकतवर है, और शेर को रखने का पीछे भी एक रीजन था, वो अभी पता चलेगा। हैंडल घुमाने पर नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर चीख की आवाजें आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया। हार के बाद ये लोग उसको ले गए। टीपू सुल्तान की यांत्रिक कला का ये क्या था, एक उदाहरण था। तो यहाँ पे ये बताया गया है, देखिए ये जो है उसका जो बेटे थे उनके बारे में दिया गया है। टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया गया, डेनियल ऑर्न के द्वारा ये चित्र है। तो यही सब पेंटिंग से हमको पता चलता है, ठीक ना। यहाँ पे दिया गया है इस ओरिजिनल खिला, जो अभी आपको AI वाला दिखाया था ना इमेज, उसी का टीपू का ये खिलौना वाला। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये शेर के रखने के पीछे, या इसको शेर मैसूर भी कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण था वो आपको पता चलेगा। 1782 मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वह एक बार फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां एक शेर उनके सामने आ गया, उनके बंदूक से
बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया, कटार भी जमीन पर गिर गए, फिर भी टीपू ने निहत्थे शेर से मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्हें शेर को मार गिराया। इसके बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा, शेर मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है। आगे दिया गया है मराठों से लड़ाई। अब देखिए, क्षेत्रीय शक्ति पर ये लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे अब जो है मराठों पे हम लोग क्या कर चुके हैं? पहुंच चुके हैं। उत्तर भारत का तो सफाया हो गया, मुगल बादशाह खत्म हो गया, अवध के नवाब खत्म हो गए, बंगाल के नवाब खत्म हो गए, इलाहाबाद की संधि हुई, उत्तर भारत का मामला निपट गया, मैसूर का मामला निपट गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं मराठा, जो उस समय हम कह सकते हैं देश का सबसे सर्वोच्च या सबसे शक्तिशाली जो था, ये पावर था। लड़ाई और उनका दमन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में इनका दमन कर दिया जाता है। इस युद्ध में मराठों की हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का सपना जो है उनका चूर चूर, लाल किला तक में ये लोग कब्जा कर चुके थे। तो जो सपना देखे थे कि दिल्ली से हम लोग देश का शासन चलाएंगे, वो सपना चूर चूर हो गया 1761 का पानीपत का तीसरी लड़ाई के साथ। पेशवा के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, उसके बारे में दिया गया है। राज्यमंडल की एक सैनिक प्रशासकीय प्रमुख होता था जो पुणे में रहता था। मराठा महासंघ, एक जैसे होता है ना यूनियन, जैसे हम लोगों का देश है कि एक केंद्र है और यहाँ पे क्या है, कई सारे राज्य हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं मराठा महासंघ होता था। हार के बाद मराठा साम्राज्य कई राज्यों में बढ़ गया, जिनकी बागडोर जो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, मतलब वही फिर से हो गया कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गया और धीरे धीरे ये लोग भी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में क्या हुए, उभर के आए। तो सिंधिया उत्तर भारत का प्रमुख शक्ति था, होलकर इंदौर में शासन करता था, गायकवाड़ बड़ोदरा में शासन करता था, भोसले नागपुर में। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कहाँ पे शासन करता था, ये सबको ध्यान में रखिएगा। प्रमुख मराठा योद्धा करके यहाँ पे दिया गया है। 18वीं सदी में आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिज्ञ महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे। तो डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ था तो नाम लिख दिए हैं। पहला मराठा युद्ध यहाँ 1782 में सलबाई की संधि होता है के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जो है वो नहीं जीत पाता है। ये सब पूछा जाएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा युद्ध जो होता है 1803 और 5 के बीच होता है, कई मोर्चे पर लड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली में कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तीसरा युद्ध जो होता है 1817 से 19 के बीच होता है, इसमें मराठों की ताकतों को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन के लिए भेज दिया गया। तो ये बिठूर याद रखिएगा कि पेंशन देके भेज दिया गया, भैया तुम लोग का यहाँ पे आप कुछ काम धाम है नहीं। इसके बाद विंध्य के दक्षिण स्थित पूरे भूभाग पर भी कंपनी का नियंत्रण हो गया। तो उत्तर भारत में मुगल बादशाह अवध बंगाल को जीत लिए, दक्षिण भारत में मैसूर पे कब्जा हो गया, यहाँ पे मुगलों को हरा दिए। तो विंध्य पर्वत के नीचे इनका अधिकांश क्षेत्र पे क्या हो चुका था, कब्जा हो चुका था। सर्वोच्चता की नीति यहाँ पे आप देखिए दिया गया है। 19वीं सदी के शुरुआत में लॉर्ड हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल 1813 से 23 के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत हुई। सिद्धांत, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह किसी भी भारतीय रियासतों को अधिग्रहण करने और उसकी धमकी देने में क्या हो जाती थी, मतलब सबसे ऊपर कौन है, ब्रिटिश है। ये चीज यहाँ पे ये मान के चल रहे थे। प्रतिरोध का उदाहरण, जब अंग्रेजों ने किट्टूर, वर्तमान जो कर्नाटक में है, कि छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। तो रानी चेन्नम्मा के बारे में आपको पूछा जा सकता है। 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, 29 में जेल में ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रायना का प्रतिरोध, चेन्नम्मा के बाद किट्टूर स्थित शंगोली में एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर 1823 में फांसी पर लटका दिया। तो 1857 में जो झांसी की रानी हम लोग पढ़ते हैं, उससे पहले एक रानी थी किट्टूर की रानी चेन्नम्मा, इसके बारे में भी याद रखिएगा, कर्नाटक की ये रानी थी। उत्तर पश्चिम सीमा पर विस्तार और पंजाब का विलय, रूस का यहाँ पे इन लोगों का भय था 1830 के दशक में। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि रूस का प्रभाव एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत में अपनी चपेट में न ले इसी कारण से अंग्रेज उत्तर पश्चिम भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अफगानिस्तान युद्ध इसी के कारण होता है। 1838 और 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन यहाँ पे समाप्त हो गया। तो इस तरह से पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका ने भी ये लोग अपना कब्जा कर लिया, ताकि वहां पे अफगानिस्तान जो है वो रूस जो है यहाँ पे भारत में प्रभाव न यहाँ पे फैला सके। सिंध का विलय होता है 1843 में, सिंध पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। ये सब बहुत सारा फैक्ट है जिससे सवाल बन सकते हैं। पंजाब टेस्ट बनाइएगा तो पता चलेगा। पंजाब का विलय, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल गलने नहीं दी, लेकिन कितना दिन तक, 1939 में महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु हो जाता है। उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ अंग्रेजों ने 2 लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1859 में अंग्रेजों ने पंजाब
का भी क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। तो इस तरह से पंजाब पे भी इनका अधिकार हो गया, सिंध पे भी इनका अधिकार हो गया, मतलब लगभग ये भारत के अधिकांश हिस्से पे कब्जा कर चुके थे। एक और नीति है हड़प नीति या विलय नीति। इसमें कहा गया, इसका नेतृत्व करता या हम कर सकते हैं शुरुआत करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। सिद्धांत क्या था, अगर किसी भारतीय शासक का मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र जो है अगर उसका वारिस नहीं होता, भारतीय राजा मर जाता है, उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है, तो वो जो सत्ता है वो किसके पास चला जाएगा, अंग्रेज के पास। आप गोद भी नहीं ले सकते हैं, झांसी की रानी के साथ यही हुआ था ना। तो ये चीज जो है आपका हड़प नीति। आपको सवाल पूछा जा सकता है हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्यों को हड़पा गया। सतारा को 1848 में हड़पा गया, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में। और इसी का कारण था 1857 की क्रांति। और भी कई सारे कारण था, उनमें से एक कारण ये भी था। 1850 में बाघाट को भी किया गया था, 1854 में नागपुर को भी किया गया था, जो कि हम लोगों की क्लास नोट्स में दिया गया है, ये सबको भी ध्यान में रखिएगा। अवध का विलय 1856 में, डलहौजी ने अवध के विलय के लिए एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजादी कराने के लिए करता, मतलब आप बोल रहा है कि तुम लोग का वारिस नहीं है तो चिंता था, अब बोल रहा है कि जनता को लग रहा है कि कुशासन चल रहा है, इसलिए मतलब तुम तय करेगा कि जनता को लग रहा है कि कुशासन है कि सुशासन, तुम लोग का शासन कोई जो है वो सुशासन थोड़ी है। तो इस तरह से यहाँ पे एक नया तर्क देके ये लोग जो है अवध का भी क्या कर देता है, विलय कर जाता है। इस अपमानजनक तरीके से नवाब को गद्दी से हटाए जाने के कारण अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में भी शामिल हो गए थे। तो वही चीज है, उनके राजा को हटाया जा रहा था, ठीक ना, ये कह के कि कुशासन ये कर रहा है, और खुद ये लोग कुशासन कर रहे थे। नए शासन और नई व्यवस्था का स्थापना, हर एक शासन गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं। प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी, जैसे कि आजकल राज्य होता है ना, उस तरह से यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, जो कि महत्वपूर्ण था। वारेन हेस्टिंग, इन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई। इनके समय तक आते आते कंपनी बंगाल के अलावा बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी, यानी कि अब भारत के अधिकांश या मुख्य जगह पे अंग्रेजों का कब्जा था। 1772 में नई न्याय व्यवस्था आया के तहत हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई, जिसमें फौजदारी अदालत होती थी, क्रिमिनल कोर्ट यहाँ परंपरागत रूप से काजी और मुफ्ती के अंतर्गत होती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी, मतलब जो काजी होते थे, मुफ्ती होते थे, कलेक्टर की निगरानी में रहते थे। एक फौजदारी जिसमें लड़ाई झगड़ा वाला होता था, एक दीवानी जिसमें पैसा कौड़ी से संबंधित है। मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर वहां पे होते थे, मतलब यूरोप के जो आदमी कलेक्टर होते थे वो। काजी एक न्यायाधीश होता था, मुफ्ती एक वकील के जैसा आप कह सकते हैं, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते थे। कानूनों का संहिताकरण किया गया। ब्राह्मण पंडितों द्वारा धर्मशास्त्र को अलग अलग व्याख्याओं के कारण आने वाली भिन्नताओं को खत्म करने के लिए कदम उठाए। देखिए, अलग अलग धर्मशास्त्र में हिंदू के लिए अलग सजा है, मुसलमान के लिए अलग, तो ये लोग जो है सबको एक जगह करके एक नया कानून बनाने का प्रयास कर रहे थे। 1765-75 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा। NB हेड, इन्होंने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया, ये पूछा जा सकता है। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी संहिता तैयार करने की गई। आगे दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। 74 में किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 73 में आया था और 74 में कलकत्ता का न्यायालय जो है बनाया गया था। एलिजाम पे इसके मुख्य न्यायाधीश भी थे। इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत भी बताया गया कि अगर अपील करना है तो वहां पे आप जा सकते हैं जिला से। कलेक्टर का पद, भारतीय जिले में कलेक्टर का पद सबसे बड़ा ओहदा होता था। उनका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया। अभी भी कलेक्टर का पद जो है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखे तो सबसे बड़ा माना जाता है। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिसों, अधिकारियों को व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। तो कलेक्टर जो है वो हम लोग अभी भी देखते हैं कितना महत्वपूर्ण। फिर यहाँ पे दिया गया है कंपनी की फौज और सैन्य में क्या बदलाव हुआ, ये सब युद्ध के बाद 1857 की क्रांति के बाद। तो इसका जो मुगल फौज है उसके घुड़सवार, बोलते हैं घोड़े पे चलने वाले प्रशिक्षित होते थे। इनका जो अंग्रेज कंपनी की फौज, पैदल सेना, इन्फेंट्री जो था का दबदबा बढ़ा। अन्य अंग में पैदल सेना, तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण ये लोग देते थे। मुगल वाला ये लोग सिपाही रखते थे, भारतीय शब्द सिपाही से ये बना हुआ था। तलवार और तीर कमान ये लोग रखते थे। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल होने वाले भारी बंदूक को बोलते थे। और मैच लॉक जो है, बारूद को माचिस की चिंगारी से शुरुआती बंदूक यहाँ पे देखने को मिलता है, मैच लॉक्स। तो ये सब देख लीजिएगा, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सैन्य संस्कृति में बदलाव होता है। सैन्य संस्कृति में बदलाव होता है। अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लग गई थी। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा था, ताकि ये जो है कहीं पे भी किसी के ऊपर कब्जा कर सके। इस कोशिश में कभी कभी जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता था, जिससे पेशेवर सिपाहियों के बीच असंतोष
उपजा जिसकी झलक 18 मतलब तिलक नहीं लगाना है, समुद्र पार नहीं करना है, ये सब हम लोग 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे। तो ये सब उनको सामना करना पड़ा था। निष्कर्ष जो है वो दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, जो कि अभी हम लोग देखे। भाप तकनीक 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने का समय हो गया। जहां पहले 6-8 माह लगता था, वहां 3 हफ्ते में भी ये लोग पहुंच जाते थे। 1857 का तक नियंत्रण का दायरा भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका है था। 1857 तो देख रहे हैं ना, 63 में है ना, और 78% में आबादी में देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन था। अन्यत्र में एक छोटा सा फैक्ट जो है वो दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार के बारे में, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और जल्द ही वहां दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाता था। 1834 में दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा का अंत हुआ। 36,774 यहाँ पे दिया गया डेटा फैक्ट। दास प्रथा के अंत के समय 1834 में अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या जो थी 36,774 था। थोड़ा स्पीड में यहाँ पे ले गए क्योंकि 1 घंटा का ही वीडियो हम लोगों का रिकॉर्ड होता है और हम लोग चाहते भी हैं 1 घंटा के वीडियो अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए, आलतू फालतू बातें नहीं की जाए तो बहुत लंबा होता है। 1 घंटा भी देखने के लिए मतलब हमको लगता है 5-10% स्टूडेंट ही होंगे जो यूट्यूब में 1 घंटा का वीडियो जो है वो देख पाते हैं। तो 1 घंटा में भी बहुत कुछ हम आपको बताने का प्रयास किए। आपका काम है इसको खुद से एक बार पढ़ना और पीपीटी डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए और टेस्ट बनाइए। हम फिर से बोल रहे हैं, टेस्ट नहीं बनाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आज आप सुने फिर भूल जाइएगा, टेस्ट बनाइएगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं ये क्लिक करेगा, आप दूसरे से 2 कदम आगे रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे।